नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं, जो कि ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास चल रहा है। भक्ति काल तक कंप्लीट हो चुका। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल। ठीक है, तो भक्ति काल तक कक्षाएं हो चुकी हैं, जो कि 12 कक्षाएं हो चुकी हैं। ठीक है, आपने अगर वो नहीं देखी है 12 कक्षाएं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे 13वीं कक्षा, जो कि रीतिकाल है। ठीक है, रीतिकाल का समय क्या है? 1700 से 1850। समय आप ध्यान में रखें, 1700 से लेके 1850 इन्होंने माना है, और 1700 से लेके 1900 तक शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं रीतिकाल का परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय देखते हैं। रीतिकाल में निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली में कविता करना साहित्य की प्रधान प्रवृत्ति हो गई थी। इस काल में रीति, कवित्व रीति और शुकवि रीति शब्दों का प्रचलन हो गया था। लगता है रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए इस काल को रीतिकाल कहा है। ठीक है, तो किन प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए शुक्ल जी ने रीतिकाल को कहा है? जो उस समय की प्रचलित शुकवि रीति या रीति कवित्व रीति चल रही थी, उस रीति को ध्यान में रखकर जो प्रयोग किया गया था, उसी को शुक्ल जी रीतिकाल कहते हैं। लक्षण ग्रंथों में कविता के विभिन्न अंगों का निरूपण किया जाता था। इस काल में काव्यांग निरूपण को कविता करने का बहाना बना लिया गया है, यानी लक्षण ग्रंथों को लक्ष्य ग्रंथ ही बना लिया गया है। इस काल की कविता प्रधानता श्रृंगार रस की है। इस काल की कविता रचना, श्रृंगार और रीति रचना विधि एक दूसरे से कैसे जुड़ गए, इसे जानने के लिए हमें कुछ और बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पंडित हजारी प्रसाद के अनुसार देखते हैं। पंडित हजारी प्रसाद के अनुसार इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट दो श्रेणियां हो गई थी। एक तो उत्पादक वर्ग, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंधित रखने वाली जातियां बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा इत्यादि थी। दूसरा वर्ग भोक्ता, राजा, रईस, नवाब आदि या भोक्तृत्व सहायक थे। दोनों का परस्पर संबंध क्रमशः क्षीण होता गया, और मुगल काल के अंतिम दिनों में इन दोनों की दुनिया लगभग अलग हो गई। इन दोनों वर्गों के मध्य में कवियों, चित्रकारों, संगीतकों आदि कलावंतों का वर्ग था, जो प्रायः उत्पादक वर्ग से उत्पन्न होता था, किंतु भोक्ता वर्ग की स्तुति और मनोरंजक करके जीविका का निर्वाह करता था। जिस वर्ग को प्रसन्न करना था, उसके जीवन और रुचियों का पता होना चाहिए था। द्विविध युग के मतानुसार इस काल में कवि शिक्षा के ग्रंथ इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। संस्कृत में लक्ष्य ग्रंथ आचार्य लिखते थे, कवि नहीं। तो जो संस्कृत में लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे, वो आचार्य लिखते थे, कवि नहीं लिखते थे। वे निरूपण की प्रक्रिया में लक्षण बताकर उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं अपने बात को सुस्पष्ट या प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत करते थे। हिंदी में यह प्रवृत्ति भिन्न रूपों में चली। यहाँ लक्षण ग्रंथों में लक्षण भी अपने और उदाहरण भी अपने ही कविताओं के होते थे। लक्षण तो परंपरा से प्राप्त होते थे, उन्हें ग्रंथकार अपने शब्दों में प्रस्तुत कर देते थे, किंतु कविताओं में उनकी मौलिकता थी। इसलिए कहा जाता है कि रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकार वस्तुतः कवि थे। आचार्यों को तो उन्होंने कविता करने का बहाना बना लिया था। फलतः इसी में आचार्य और कवि दोनों एक ही प्रकार के व्यक्ति होने लगे। इस प्रणाली से इस काल में प्रचुर एवं उत्कृष्ट रचनाएं हुई। इस काल में भक्ति में से धार्मिकता का तत्व क्रमशः कम होता गया।
फलता भक्ति जो मूलतः प्रेम है धीरे धीरे लौकिक श्रृंगार में परिवर्तित होती गई। दरबार में पहुंचकर वह व्यापक अर्थ में लौकिक प्रेम भी नहीं रह सकी। उस समय हिंदी के छोटे छोटे राजे नवाबे थे जो केंद्रीय सत्ता द्वारा अनुशासित होते थे। वे वीरगाथा कालीन सामंतों की तरह आपस में लड़ नहीं सकते थे। वे अपने झूठे पराक्रम, दान की प्रशंसा परक कविताएं सुनने और भोग विलास का उद्दीपन करने वाली रचनाओं में ही रुचि रखते थे। ऐसे काव्य दरबारी कहलाता है जो आश्रयदाताओं की रुचि को ध्यान में रखकर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए रचा जाता है। दरबारी कविता में एक रसता तो होती ही है, उनमें प्रधानता मुक्तक ही रचने की अवकाश होता है, क्योंकि कवियों में आश्रयदाता को तत्काल प्रसन्न करने की होड़ होती है। इसलिए चमत्कार, प्रियता, अलंकारिता, अतिशयोक्ति आदि दरबारी कविता की प्रवृत्ति बन जाती है। शिवाजी, छत्रसाल जैसे आश्रयदाता पराक्रमी थे तो भूषण की कविताएं भी श्रृंगारहीन होकर भी वीर रसात्मक हैं। लेकिन यह समझना भूल होगी कि इस काल में सभी रचनाएं दरबारी हैं। वस्तुतः दरबारीपन का विरोध भी इस काल की कविताओं में मिलता है। उत्कृष्ट प्रेम की कविता की भी कमी नहीं है रीतिकाल में। दरबारीपन तो रीतिकाल की एक प्रवृत्ति ही है। रीतिकाल में प्राकृत अभ्रंश के शुद्ध इहलौकिक काव्यधारा से फिर से प्रवाहित होती दिखाई पड़ती है। गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती जैसे मनोहरी सामान्य गृहस्थ जीवन की श्रृंगारिक रचनाओं की परंपरा रीतकालीन रचनाओं में भरपूर मिलती है। इनमें लोक जीवन में व्याप्त पारिवारिक प्रेम, मिलन, विरह आदि की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। रीतिकाल ऐसे सरस मुक्तकों की दृष्टि से हिंदी का सर्वाधिक संपन्न काल है। इस काल में साथ ही साथ भक्ति काव्य भी रचा जाता रहा। अवश्य ही रीतकालीन भक्ति काव्य से पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य की अग्नि नहीं है, वह भी दरबारीपन से धूमिल है। इसमें कबीर, सूर, जैसी, तुलसी की व्यापकता ढूंढने पर आपको निराश होना पड़ेगा। इस काल की कविता का परम उत्कर्ष प्रेम के रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है। ये कवि प्रेम की पीर के कवि हैं और इनकी विरह भावना सूफी कवियों जैसी है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इसी धारा के कवि हैं। रीतिकाल को 3 धाराओं में बांटा जाता है। वो कौन कौन सी धाराएं हम देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। पहला है रीतिबद्ध धारा। पहला कौन सा है? रीतिबद्ध धारा। इस धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचे हैं, जैसे केशव, पद्माकर, मतिराम आदि। ये लक्षण ग्रंथकार मूलतः कवि थे। तो ये जो लक्षण ग्रंथकार थे वो मूलतः कवि थे, आचार्य नहीं थे। अगला है दूसरा रीति सिद्ध का धारा। इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की पद्धति तो नहीं अपनाते, किंतु रचना करते समय लक्षणों का ध्यान अवश्य रखते हैं, जैसे बिहारी। ठीक। तीसरा है रिक्त मुक्त धारा। इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण ना तो पद्धति अपनाते हैं, ना ही लक्षणों का ध्यान रखते हैं। ये प्रेम के विशेषता विरह के उन्मत्त गायक कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि रीत मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि हैं। ये कवि स्वाभिमानी भी हैं। इनमें रीतबद्धता और दरबारीपन के विरोध का भाव है। इस काल की प्रमुख काव्य भाषा ब्रजी है। कवित्व, सवैये, दोहा आदि प्रमुख छंद हैं। रीतकालीन कविता के दरबारीपन पर फारसी काव्य का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। दरबारी कविता प्रधानता मुक्तकों में है और अलंकार बाहुल है। शिव कवि नामक एक अज्ञात प्राय कवि ने लिखा है। देखते हैं क्या कहा इन्होंने।
लक्ष्मी तिहारी एक कृपा के कटाक्ष बिनु केते क्रूर धूर तन के बदन धाई बे परी झूठे मही पालन के झूठे गुण गाय गाई बानी जग रानी तासो बैर ठानी बै परी काहो शिव कवि दाता सुम को बखानियत रन ते विमुख सुर ठहरावे परे काहू के न धंधन के निज पेट धंधन के दौलत के मंद धन के डिग जाइबे परे। ठीक है, उन्होंने एक परिचय दिया अपनी पंक्ति में कैसे रीतिकाल की क्या व्यवस्था है। ठीक, रीतिकाल के प्रमुख कवियों का परिचय हम देखते हैं। पहले हैं केशवदास। जन्म समय आप बहुत ध्यान से रखें क्योंकि पूछा जाता है जन्म समय क्रम में। ठीक, जन्म समय क्या है 1555 और इनका मृत्यु समय क्या है 1617। केशवदास का जन्म 1555 में और मृत्यु 1617 में हुई। इनके पूर्वज संस्कृत के विद्वान थे। ये ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। यहाँ इनका बहुत सम्मान था। केशव द्वारा रचित 7 ग्रंथ मिलते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, ज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका है। तो 7 हैं। 7 तो बहुत पूछी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप फिर से हम दोहरा देते हैं। तो पहला कवि प्रिया, दूसरा रसिक प्रिया, तीसरा रामचंद्रिका, चौथा वीर सिंह चरित, पांचवा वीर विज्ञान गीता, छठा रतन बावनी और 7वां जहांगीर जस चंद्रिका। कविता प्रिया और रस प्रिया काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। कहा जाता है कि कवि प्रिया की रचना महाराजा इंद्र सिंह की प्रतिवता गणिता राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो कवि प्रिया रचना की गई थी वो किसकी शिक्षा के लिए, राय प्रवीण शिक्षा के लिए दी गई थी। वो किसकी गणिका थी, तो महाराज इंद्र सिंह की गणिका थी। चलिए आगे देखते हैं। केशवदास का उल्लेख राम भक्ति शाखा के प्रसंग में हो चुका है। उन्होंने राम कथा के वर्णन पर रामचंद्रिका में किया है। क्यों इनको राम भक्ति शाखा में शुक्ल जी ने माना है कि ये जो है रीति काल के कवि नहीं हैं, ये राम भक्ति शाखा के कवि आते हैं। कुछ लोग जैसे नागेंद्र हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, गणपत चंद्रगुप्त, इन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, लेकिन पर शुक्ल जी ने नहीं माना। शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। ठीक है, और दूसरी बात, जो ये रामचंद्रिका रचना की गई थी, ये ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास की रामचरितमानस जो है उनके जो है आधार पर ये रचना एक रात में लिखी गई थी। ठीक है, जो उनका तुलसीदास की जो रचना थी उसकी प्रतिस्पर्धा में एक रात में लिखी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण रचना है रामचंद्रिका। आगे देखते हैं। किंतु छंदों की विविधता, अलंकारों की बहुलता और एवं चमत्कार प्रियता के कारण उसे भक्ति साहित्य की कोट में रखना उचित नहीं जान पड़ता। केशव का महत्व इस बात में है कि उन्होंने पहली बार संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों पर हिंदी में विचार किया। इनके पूर्व कृपाराम, मोहनलाल मिश्र, कर्नेश आदि ने रस, श्रृंगार और अलंकार पर अलग अलग पुस्तकें लिखी थी, पर एक साथ सभी काव्यांगों का परिचय नहीं दिया था। केशव ने यही किया और इसीलिए वे हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते। महत्वपूर्ण बात, ठीक है। वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते हैं। संभवतः इसीलिए उन्हें आनंदवर्धनाचार्य, मम्मट आदि रसवादी आचार्यों का अनुकरण करके भामा आदि अलंकारवादी आचार्यों का अनुकरण किया है। केशव ने जो काव्य विवेचना की है उसमें मौलिकता नहीं है, वह संस्कृत के काव्य शास्त्र के आचार्यों का अनुकरण है। आगे देखते हैं। केशव की रचनाओं में काव्य की दृष्टि से सर्वाधिक विचारणीय रामचंद्रिका है। ठीक है, पहले बता चुकी महत्वपूर्ण है रामचंद्रिका। इसकी रचना केशवदास ने वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की थी। यह हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव की शैली में रचित है। पृथ्वीराज रासो के समान इसमें छंद जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं। रचना नाटकीय संवादों से परिपूर्ण है। एक ही पंक्ति में पात्रों के बीच प्रश्नों कराकर
प्रश्नोत्तर करा देने की शैली में केशवदास निपुण हैं। जैसे भरत कैकेयी के यह प्रश्नोत्तर, मातु कहाँ निपताप गए सुरलोक, कहीं क्यों सुत शोक लिए। रामचंद्रिका के संवादों की प्रशंसा हो गई। केशवदास दरबारों के वैभव वातावरण का वर्णन करने में सिद्धहस्त हैं, किंतु कथा प्रसंगों की समुचित योजना या मार्मिक प्रसंगों की पहचान में प्राय वो चूक जाते हैं। वाग्यता, अलंकारों, छंदों के ज्ञान के प्रयोग की आतुरता और चमत्कार प्रियता उनकी सहृदयता को कुंठित कर देती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें कवि हृदय मिला ही नहीं था। लक्षणों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत उनकी अनेक रचनाएं सुहृदयों को प्रभावित करने में समर्थ हैं। यद्यपि केशव हिंदी के प्रथम आचार्य हैं, किंतु रीति ग्रंथों का विरल परंपरा चिंतामणि 1609 से चली। चिंतामणि का समय क्या है? 1609, आप ध्यान में रखें। रीति काव्य की परंपरा के प्रवर्तक केशव हैं या चिंतामणि, इसे लेकर विवाद होता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथकार कवि कल्पतरु हैं। तो किसकी रचना है? कवि कल्पतरु चिंतामणि की है। एक इनका सबसे महत्वपूर्ण है काव्य प्रकाश, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इस काल के अन्य प्रसिद्ध आचार्य भिखारीदास 18वीं सदी, ग्रंथ नाम है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय भी बहुत पूछा जाता है। तोष कवि का समय क्या है? 1634, इनका ग्रंथ है सुधानिधि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कवि कुलपति का, ये भी महत्वपूर्ण पूछा ही गया है सुधानिधि, ठीक है। कुलपति का समय क्या है? 1670 है। ग्रंथ का नाम रस रहस्य है। रस रहस्य भी PIQ में पूछे ही जाते हैं, ठीक। आगे हैं सुखदेव का समय क्या है? 1673, ग्रंथ नाम रसायणव आदि है। इनके उपजीव संस्कृत के ग्रंथ काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, चंद्रलोक और कुवलयानंद हैं। आगे देखते हैं सेनापति का समय क्या है? 1584 से 1688 तक समय, आप बिल्कुल ध्यान दें, खास करके जन्म समय। सेनापति का जन्म काल 1584 है। इनकी रचनाओं से लगता है कि यद्यपि इनका कुछ दरबारों में सम्मान हुआ, किंतु बाद में ये विरक्त हो गए। इनकी 2 रचनाएं हैं, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। दोनों रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, मोस्ट हैं। कवित्र रत्नाकर में भक्तिभाव के छंद हैं। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का उपयोग प्राय उद्दीपन के ही अंतर्गत किया है, किंतु सेनापति इस काल के अकेले कवि हैं जिनका प्रकृति के प्रति भावबोध इतना सहज है कि आधुनिक सा लगता है। प्रकृति चित्रण के विषय में उन्होंने इस दृष्टि श्रीधर पाठक के साथ बैठाया जा सकता है, ठीक है। तो अक्सर पूछा जाता है कि रीतकाल का प्रकृति चित्रण किसने किया है? तो सेनापति ने किया है। अगर त्योहारों की बात की जाए, जैसे होली, तो इन सब अगर चित्रण देखा जाए, जैसे कान्हा की होली खेलने आई, ऐसे वर्णन जो है वो पद्माकर की रचनाओं में मिलता है। अगर प्रकृति का चित्रण पूछा जाए तो सेनापति रीतकाल में, अगर त्योहारों का वर्णन पूछा जाए, जैसे होली में खेलने आई है कन्हैया, ऐसा कुछ वर्णन मिले तो वो पद्माकर में देखने को मिलता है। यह सेनापति की बहुत बड़ी विशेषता है। रामकथा पर इनके अनेक छंद मिलते हैं। एक पंक्ति देखिए, एक पंक्ति में इन्होंने शरद पूर्णिमा की चंद्र ज्योत्सना की उपमा रामचंद्र के यश से दी है। राम के सोजस अध उरध गगन है। ऋतुवर्णन में इनका सादृश्य विधान मौलिक है। वर्षा का यह वर्णन देखिए। आगे देखते हैं वर्षा का वर्णन कैसे इन्होंने सेनापति ने किया है। सेनापति उनय नए जलद सावन के, चारियों दिशा न घूम रत भरे तो कहीं, शोभा सर साने न बखाने जात केहूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के, घन सो गगन छाप्यो तिमिर सघन भयो, देखी न परत मानो रवि गयो खोई के, चारी मास भरी श्याम निशा को मर मानी, मेरे जान यहीं केते रहत होई सोई के, ठीक है।
तो आज की कक्षाएं यहीं तक लेंगे, हम कल पढ़ेंगे रीतिसिद्धि काव्य। आशा करते हैं आप लोगों को ये कक्षाएं अच्छी लगती होंगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो प्रतिदिन होने वाली कक्षाएं हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर इस इतिहास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ जाएं। जो प्रतिदिन की कक्षाएं हैं PDF हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली कक्षा में।